Hello. Hi everyone. Very good evening to all of you. Okay, so I hope आपको याद है who I am. I am Anjali Ahuja, biology faculty here at Instasol. Guys, so before I start with anything, let me just wish you a very happy Children's Day. दो आप बहुत बड़े हो गए हो, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट फॉर योर पेरेंट्स यू आर ऑलवेज किड, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे. अब चिल्ड्रन डे से तो याद आ गया हमारे चाचा नेहरू जी, तो उनकी एक कोटेशन पढ़ लेते हैं. सो व्हाट ही यूज्ड टू से, आवर चीफ डिफेक्ट इज दैट वी आर मोर गिवन टू टॉकिंग अबाउट थिंग्स देन टू डूइंग देम. हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम. क्या ऐसा है? वाई आई एडेड दिस अप गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नीट एग्ज़ाम, और कहीं ना कहीं मैं इसको थोड़ा सा वहाँ से रिलेट कर रही हूँ. जिस लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप लोगों के भी हैं, बहुत लोगों के होते हैं, वो पढ़ाई कभी कभी कम कर लेते हैं और उस पर बात ज़्यादा करते हैं. इस पेपर में ये आएगा, वो आएगा, ये करना है, वो करना है. सो अदर देन जस्ट टॉकिंग, ये करना है, वो करना है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ओवर इट. मैं लास्ट क्लास में बार बार एक चीज़ पे स्ट्रेस आउट कर रही थी, प्रैक्टिस. तो आई थिंक प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. चलो, अभी तो मैंने 14 नवंबर की बात करी, उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर स्टडीज़ नीट, हमारा बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 नवंबर आज है. तो आज का टॉपिक है कि लेट्स सॉल्व इट टुगेदर द नीट वन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस, बट उससे पहले लेट्स सी हिस्ट्री, बायोलॉजी हिस्ट्री में आज के दिन क्या क्या हुआ था. तो लेट्स सी. तो ऑन 14 नवंबर जेवियर बाइचेट, बहुत नाम सुना होगा, अगर अच्छे से पढ़ा है, रह गया हो तो पढ़ लेना. 14 नवंबर को इट्स हिज बर्थडे टुडे. So what he has done, he was a French physician. He coined the term tissues and identified 21 types in his book General Anatomy. You won't believe, उसने इतने सारे पोस्टमार्टम किए, मतलब सेल भी इन्वेंट नहीं हुआ था उससे पहले उसने टिश्यू टर्म दे दिया. उसने पूरा बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किए. ही हैज़ डन अ वेरी वेल. मतलब वो सीआईडी का कैरेक्टर आता है ना जो पोस्टमार्टम करता है, उससे भी ज़्यादा इसने पोस्टमार्टम कर डाले. सो हैप्पी बर्थडे टू हिम. नाउ वी हैव अनदर वन. आज इनका भी बर्थडे है, विलियम ह्यूसन का. अच्छा, सो आई एम गेटिंग अ कमेंट, मैम प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, साउथ इंडियन कैन नॉट अंडरस्टैंड. इट्स ओके गाइज, आई ट्राई टू, आई एम नॉट ट्राई टू, आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. दो द क्वेश्चन दैट यू विल बी वॉचिंग ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज हियर. नेक्स्ट टाइम आई विल एड इन हिंदी ऑल्सो, बट या, सो यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी अबाउट इट. And I did not say hi, reply to everyone, hi everyone. I am good, people who are asking. Not general knowledge, that's not general knowledge guys. Somebody is commenting, that's your NEET basis, you might have that kind of question, that's why. So I am telling you biology history anyway. So the next British anatomist and physiologist who described blood coagulation, he was the person, आज इसका भी बर्थडे, इनका भी बर्थडे है, सॉरी टू से. So he discovered fibrinogen. Fibrinogen is a very important protein which is involved in blood coagulation. Now let's see what else happened on 14th November. Yes, they do, and they can ask. Don't you remember this question? This topic is given in your very first chapter, the living word, and also in ecology chapter. आज World's Diabetes Day भी है on 14th November. It was created by ISF and WHO. So please remember it, guys. Next. First animal blood transfusion happened on 14th November. Though it was done in a lab and it was done on dog and it was done by Samuel Pepys. And let me tell you guys, this is also a week in November. We celebrate Science and Peace Week, especially where 11th November falls. अब वो क्यों ऐसा होता है? I want you to study over that. So I think थोड़ी सी thank you for the compliment, though I can see that in comment. Okay, so what I'm saying guys कि अभी के लिए that is like the knowledge that will be very useful for you, because this is some factual knowledge on 14th November. As I have told you that today we are going to discuss certain questions on NEET exam. So now we are going to do. तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल समझा देती हूँ. देखो, सबसे पहले यहाँ जितने क्वेश्चंस होंगे आपको सबके आंसर मुझे चैट में बताने हैं. ओके, आई विल सी दैट. उसके बाद आपको साथ साथ कैलकुलेट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, और जब पूरे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो आपको मुझे ये भी बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? रीज़न बीइंग, आज का जो हमारा टॉपिक है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं.
व्हाट परसेंटेज, आई मीन आप कितने प्रिपेयर हैं नीट एग्जाम के लिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर्स और भी सिंपल क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं. तो गाइज just stay on that track and keep watching the video and keep answering. Okay, let's start it. Ma'am, please display object question on screen. Do not worry, अगर आपको समझ नहीं भी आता I'll speak it. So everything that you see on the screen I am going to explain this. I'm just watching your comments, guys. Okay, so guys, let's start. So the first question that you see here, in a ring girdle plant, so an experiment is done. If you remember, guys, ring girdle experiment, I'll tell you clues for that. Let's see the option. Shoot die first, root die first. The shoot and root die together, neither root nor shoot will die. I'm giving how many seconds you want, how many minutes? Acha, so technically you are having in your NEET exam 180 question, 180 minutes. So I think 1 minute for every question is much enough. तो मैं टाइमर लगाती हूँ, 60 सेकेंड देती हूँ. Time is already started. I'm not on the camera. You can see the question. अच्छा, till the time if you can hear me guys, as you're watching the question, ring girdle experiment जो है हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में. ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में जो हमारा टॉपिक था ना कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है प्लांट में, तो जाइलम एंड फ्लोएम से कुछ रिलेटेड था इफ़ यू रिमेंबर. तो ट्रांसपोर्ट का स्टडी चल रहा था. Somebody is commenting, ma'am, I am now in 11th standard, so I haven't completed full portion. It's okay, dear. At least you have an idea. आपको idea लगेगा that how much you are prepared. By the way, this chapter is in 11th class only, transport in plant. If you have covered that chapter, so there was an experiment. Okay. So yeah, I am getting 2, 3, 4, 5 people telling that 2 is the answer. First of all, people who are telling it wrong, it's okay, just go and study. And people who are right, yes. Let me just compliment you. This is the correct option. Root die first. Now, why that happened? Let me just explain you. Guys. Okay, so let me just clean whatever is written on the screen. So guys, this picture, this is actually showing ring girdle experiment, and for the first time this was done by Indian anatomist Marcello, Italian, sorry, I'm saying Indian. Okay, Marcello Malpighi. Sorry if I make certain spelling mistake. Malpighi. So he did this experiment. Let me tell you, he did this experiment in 17th century. And after that, like hundreds of years after, that was also again done by Hartig, another scientist, ring girdle experiment. What is done in this experiment, like plant का जो stem होता है, wooden stem लगा लो, उसका bark हमने निकाल दिया. वो bark इस तरीके से निकाला, मतलब external के अंदर wood रह गया, और external क्या बोलते हैं, bark वाला जिसमें cambium आता है, पहली phloem आता है, वो निकाल दिया. ठीक है, तो जब हमने निकाला तो जाइलम तो अफेक्ट नहीं हुआ, जाइलम का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बट फ्लोएम का हिंडर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर जो है लीव्स प्रेजेंट है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीव से तो फूड हैज़ टू मूव इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ऊपर वाले एरिया में तो पहुँच जाएगा, नीचे वाले में दिक्कत हो जाएगी, एंड नीचे वाला एरिया इज द वन विच इज कनेक्टेड टू द रूट. सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाई बी ऑप्शन वाज करेक्ट. ओके. Okay, so I have learnt it in 10th standard. I think there is accumulation of food. Arre वाह, nice, nice. Okay, I think बहुत सारे लोगों को 1 नंबर तो पक्का हो गया. आपका रैंक थोड़ा सा ऊपर चला गया अभी नीट में 1 नंबर का करने से. चलो, so guys, let's now do further question. And there is another question. Do not worry about the things that if you cannot see things on the screen, guys, I am going to speak everything. So if you feel anything is wrong with the screen, I am going to speak everything. तो सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's just that you concentrate on the question, because right now you're solving question. It's a very important time. Other than you understand my language or not, आपको सिर्फ ABCD बोलना है. You just have to answer. So you're judging yourself right now, okay? अच्छा. So which of the following structure or region is incorrectly paired? तो हमने क्या देखना है इस क्वेश्चन में? कभी कभी जल्दबाजी में पेपर में हम ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम कर देते हैं वेयर ही इज आस्किंग कि करेक्टली जो है पेयर या इनकरेक्टली, तो हम कभी कभी दिमाग में सोचते हैं कि करेक्टली पेयर कौन सा है, उसको उल्टा ले लेते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू इज इनकरेक्टली पेयर.
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है गाइज, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्वेश्चन में वन बाय वन ऑप्शन को आउट करना होता है. ये क्वेश्चन ठीक है, आउट, मतलब ये एरर ठीक है या कुछ भी है, ये रेक्टिफाई मतलब ठीक है या नहीं है, ऑन दैट बेसिस. दूसरे को किया, तीसरे को किया, दैट वी जस्ट कम आउट विद द राइट क्वेश्चन. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया भी नहीं है ना, अगर उन 4 ऑप्शन में से एक आधी चीज़ आपको याद आ रही है तो थोड़ा स्ट्रेस आउट करो. बाकी तो नीट के बारे में उसके की कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसकी कुछ टिप्स ट्रिप्स तो हम बाद में करेंगे. अभी के लिए साथ साथ तो आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द टिप्स ट्रिक्स, ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू, बट उसमें एक एक्स्ट्रा आई विल कीप अ सेशन. अभी के लिए लेट्स सी द ऑप्शन. तो सबसे पहला है मेडुला ऑब्लोंगाटा. Medulla oblongata, it controls respiration and cardiovascular reflexes. Corpus callosum, band of fiber connecting left and right cerebral hemispheres. Hypothalamus, production of releasing hormones and regulation of temperature, hunger and thirst. Limbic system, it consists of fiber tracts that interconnect different regions of brain and controls movement. अब इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है. मैं इस पे आपको सजेशन या वो बाद में दूंगी, अभी आप आंसर करो. सोचो सोचो सोचो. हाय हाय पीपल हु आर सेइंग हाय. मैम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर और एल्स फ्रॉम एनी रेफरेंस. दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर डियर. ये मैंने पेपर से उठाया है. मैक्सिमम 95% ऑफ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स के लिए हैं, तो आपको क्लियरली पता चलेगा आप कितने प्रिपेयर्ड हो. अच्छा, तो लोग बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन. फिर से बता दूं, आपको ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है. वाई ओनली बायो? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट एंड वी आर डूइंग बायो. बाकी सब्जेक्ट का भी हम प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट वरी, वी हैव अदर सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो. 4 इज करेक्ट आंसर मैम. सेकेंड, ओके ओके, बहुत बढ़िया. नाइस 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 पीपल, आई लाइक इट दैट यू आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग एंड यू आर जस्ट नाइस. वाई नॉट केमिस्ट्री? डू नॉट वरी डियर, हु इज आस्किंग अबाउट इट, यू श्योरली गोइंग टू हैव योर केमिस्ट्री. चिंता मत करो, इंस्टा सॉल्व पे बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, चिंता मत करो. अच्छा, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया. आई थिंक आपका टाइम अप हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट आई सी. तो हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है ब्रेन में. वैसे तो अगर तीनों ऑप्शन देखे जाएं तो सब ब्रेन में है, राइट. मेडुला ऑब्लोंगाटा इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, बोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा. मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेशन. इट इज अ करेक्ट वन. अच्छा, दूसरा कॉर्पस कैलोसम. ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं गाइस, 2 हेमिस्फीयर जैसे भी बना लो, बट उसके बीच में एक कनेक्टिंग फाइब्रस लेयर होती है कनेक्टिंग. सो दिस इज कॉर्पस कैलोसम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट है. नेक्स्ट वन हाइपोथैलेमस. मतलब हाइपोथैलेमस का तो ऐसे याद कर लो कि जहां पर भी हाइपोथैलेमस हो ना, टेम्परेचर वाला दिमाग में आनी चाहिए चीज़ कि हाँ दिस इज कंट्रोलिंग टेम्परेचर. सेकेंड थिंग, हाइपोथैलेमस इज अ कनेक्टिंग थिंग बिटवीन हार्मोनल सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन वाला सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में. तो दैट्स परफेक्ट, दैट्स करेक्ट. रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होते हैं. अब आ गया फोर्थ. बाकी तो सब करेक्ट है, अब तो बचा ये, चाहे आता है नहीं आता, हमारा ऑप्शन तो यही है. पढ़ लेते हैं एक बार. कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन. कुछ और ही होता है लिम्बिक सिस्टम. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, but that's fine. I have answer for you. Let me teach you limbic system. Again somebody is commenting, ma'am please speak in English. Do not worry dear, you're going to understand everything, because maximum data that you see on the screen, it is in the English language. All you have to do is just solve the question and see your marks. So your objective should be that, okay? Okay. First of all, let me just clear all the things written. And then let me just switch it up and let's see. हो गया वर्किंग है. हाँ, सो ये है हमारा लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें आती हैं गाइस. पहले आता है दिस हिपोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस. देख लो डायग्राम में कहाँ है. हाइपोथैलेमस तो यू नो. Now what is their function? Hippocampus, this is playing an important role in motion, learning and memory.
Amygdala plays role in aggression, eating, drinking, and sexual behavior. And hypothalamus, as you know, we just discussed about it. But other than that, monitor blood level of glucose, salt, blood pressure, and hormones. Guys, I'm giving you few seconds. You can just read it again, and I want you to be prepared with it. It is emotional brain, right? Yes. Nice. Nice. And the only thing that I'm liking, I really appreciate, guys, you're participating. That's a very nice thing. Keep participating. Ma'am, does amygdala regulate fear and tension? Yep, you're correct. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में guys. Let me just clear all the things written again. Okay, so we have a next question there, guys. Again, let me tell you guys, we are discussing question, and if you feel any doubt in any question, Insta Solve पे post करने का. स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ, समझ ना आए पोस्ट कर देना, उसका आंसर भी मिल जाएगा. तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डाउट्स के आंसर तो तुम्हें हो जाएंगे इन एनी केस. ठीक है, चलो. Hi, who is saying hi now? Okay, so vascular tissue in flowering plant develops from, first of all, flowering plant, they are the angiosperms. अब पढ़ते हैं. Vascular tissue means the conducting tissue. Xylem and phloem, they are the vascular tissue. Now let's read. So, dermatogen, phallogen, plerome, peribellum. Yes, please guys, your 1 minute started. I think I should stand on that part of the screen. Things will be visible. जल्दी से आंसर करो. थर्ड नहीं पढ़ा मैम, 11th स्टैंडर्ड. अरे तुम्हारे सिलेबस का ही है बाबा, तुम्हारा चैप्टर नहीं है एनाटॉमी वाला. ओ गॉड. हेलो मैम, गुड इवनिंग, सॉरी फॉर लेट. ओके, इट्स ओके. अच्छा, some people are replying phallogen, people are saying second one. Okay, it's okay. टाइम अप होने वाला, जल्दी 10 सेकेंड्स. M2K, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई कर दिया. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट मी टेल यू ऑल दीज पार्ट वी हैव लर्नड इन एनाटॉमी चैप्टर वेयर वी वर लर्निंग अबाउट एपिकल टिश्यूज. एपिकल टिश्यू थ्योरी में बहुत सारी थ्योरी है जिसमें अलग अलग लोगों ने ये बताया कि एपिकल रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है. अप टू 10th ग्रेड वी हैड जस्ट लर्निंग कि मेरिस्टमेटिक रीजन है. मेरिस्टमेटिक में मतलब एपिकल रीजन है, लेटरल मेरिस्टम हो गया, दूसरा मेरिस्टम हो गया. बट उसके अलावा उसके बहुत सारी थियरीज हैं, बहुत सारे मेरिस्टम है. उसमें वन ऑफ द थियरी ये है. ठीक है, अब इसमें कौन सा क्या पार्ट बनाता है, लेट मी जस्ट शो यू. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एपिकल मेरिस्टम. एज यू सी यहाँ पे रीजन है. सबसे पहले प्रो मेरिस्टम फ्रॉम वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स, देन दिस इज द डर्मेटोजन, and this is the peribellum and this is the plerome. So dermatogen as you see is very external part. तो ये सबसे external part बनाता है, that is the epidermis. Epidermis हो गया. उसके बाद है peribellum which is the second region. तो second region क्या बनाता है, cortex and epidermis. तो ये हो गया हमारा second वाला. उसके बाद तीसरा है the plerome, बहुत ही centralized है और यही क्वेश्चन में पूछा था plerome वाला. तो क्या बनाता है, vascular tissues. Vascular tissues में xylem and phloem, and along with that it form pith as well. तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला. तो चलो पीछे वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा प्लीरोम. अच्छा, लेट मी जस्ट डिलीट थिंग्स रिटन ऑन द स्क्रीन, इट माइट कंफ्यूज यू, बट या इसका आंसर आ गया प्लीरोम. इसके अलावा हमारा फोर्थ ऑप्शन कौन सा था जो रह गया, फैलोजन. फैलोजन बनाता है पेरीडर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड, इसका ऑप्शन करेक्ट. ठीक है गाइस, सो आई सपोज यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, I'm really liking everyone is just talking studies and everyone is just concentrating today. Keep it up and keep attending session. We are trying कि और conceptual उसको बनाते जाएं. You people keep on participating.
Okay, so let me just clean the screen. Let's move to the next question. There. घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के. मतलब हमारी जैसे एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी बताती हूँ. मैं क्लास में भी ऐसा बोलती हूँ जब बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो कभी कभी बायो पढ़ते हैं ना, तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख के ना हमारा ब्रेन जो होता है पहले ही रिजेक्ट कर देता है. नहीं पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट वर्ड है, नहीं समझ आएगा. बट ऐसा नहीं करना. हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है. बायो में जो लोग प्रॉब्लम कर जाते हैं पढ़ने में, वो करते हैं कि वो उसको सीक्वेंस में याद नहीं करते. देयर इज़ अ थिंग विच इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. मुझे ये टॉपिक भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है इंडिविजुअली, बट मुझे ये नहीं पता इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी सीक्वेंस क्या है. तो आपको किसी भी फिनोमेना को लर्न करना है तो उसको सीक्वेंस में करना है. अकॉर्डिंगली आपका लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा. और डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख के घबराना नहीं है. वही देख के तुम्हारा माइंड रिजेक्ट करता है कि नहीं हो पाएगा. हो पाएगा. चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को. घबराना इसलिए नहीं है. दूसरा, मैंने इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिए, साइज बढ़ा दिया, तो डो नॉट वरी. लेट्स रीड इट. So in the light of recent classification of living organism into 3 domains of life, bacteria, archibacteria and eukarya, which one of the following statement is true about archibacteria? In crux हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है जो कि प्रोकैरियोट है. बाकी सारे किंगडम यूकैरियोट होते हैं. तो उन्होंने यही लिखा है, आर्चीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दे बोथ आर प्रोकैरियोट. रिमेंबर, मैंने आपको क्लू यहीं पे दे दिया. देना नहीं था मुझे. ऑप्शन पढ़ते हैं, आप बताओ मुझे आंसर. आर्ची कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट. एक्सक्यूज मी गाइस. आर्ची रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स. Archie have some noble features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. Archie completely different from both prokaryotes and eukaryote. Already your time started, guys. Ma'am, I left the class. I don't understand which class you're talking about. Anyways, you're learning. अच्छा, किसी ने बोला थर्ड ऑप्शन, किसी ने बोला सेकंड ऑप्शन. सही जा रहे हो. कुछ लोग सही जा रहे हैं, कुछ नहीं भी जा रहे हैं. इट्स ओके. मैम, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कम लाइक सीरियसली. अभी तो मैंने आज सोचा, मतलब अगर मैं आपने ये जो क्वेश्चन डाले ना, इसका परसेंटेज काउंट करूँ तो मतलब इट्स लाइक टोटल क्वेश्चन में से कुछ 50% क्वेश्चन आई से कि जो थोड़ा मॉडरेट या डिफ़िकल्ट वाले हार्डली इसमें 5-6 क्वेश्चन है, बाकी सब मॉडरेट हैं. और ईजी वाला हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन. दैट्स हाउ आई हैव मेड. ठीक है. और घबराने की जरूरत नहीं है गाइस. क्वेश्चन का साइज लंबा होता है, बहुत बड़ा दिखने में लगता है, बट अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें ना, वो एक कहानी जैसा लगता है. आपको खुद ही समझ आ जाती हैं सारी चीज़ें. इतनी सारी नॉलेज तो उसने दे दी क्वेश्चन. मतलब अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसका मतलब उसने नॉलेज दे दी आपको पहले से ही. समझ रहे हो. छोटे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो फैक्चुअल होते हैं, सीधा आपको ऑप्शन देखना होता है. अरे वाह, वेरी नाइस गाइज, आई एम सो इम्प्रेस्ड. मैम, मेरा आज बर्थडे है, आप विश नहीं करेंगे? ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू. विश यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग. भगवान करे आपका पेपर पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए. चलो देखते हैं. अच्छा, सो हाँ, आर्ची बैक्टीरिया हैव कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये डिफरेंट तो नहीं है. इट इज़ प्रोकैरियोट. सो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. हमने क्या देखना है? ट्रू स्टेटमेंट देखनी है. आर्ची रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट है. यूकैरियोट से कैसे मैच करेगा? मतलब ऊपर की स्टेटमेंट को ये अलग तरीके से लिख दिया. आर्ची हैव सम नोबल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. इसको थोड़ा सा ना होल्ड पे डाल देते हैं. अगला पढ़ते हैं. आर्ची कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. नहीं, तीसरा ऑप्शन बचा ना हमारे पास, वही है करेक्ट. अब वो कैसे है, वो कैसे उसमें नोबल कैरेक्टर है? सबसे पहले तो ठीक है, आर्ची इट्स अ बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. इट हैज़ प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी. इसमें ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स टिपिकल जो होते हैं. इसके मेम्ब्रेन में भी सेल्यूलोज नहीं होता. इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता. देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टी. आर्चीबैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच. ये थर्मोफिलिक, मिथेनोजन, किसी ने कमेंट में लिखा अभी. या दे आर ऑल
देर ऑल आर्चीबैक्टीरिया, थर्मोफिलिक और वो हेलोफिटिक वाले जो भी होते हैं. सो या दे कैन जस्ट बी इन एक्सट्रीम कंडीशन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कंग्रेचुलेशंस गाइज, आई एम रियली लाइकिंग. आई थिंक अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है कि कहीं ना कहीं नीट थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया है. जो लोग घबरा रहे हैं, डू नॉट वरी गाइज, कीप लर्निंग. लास्ट क्लास में बोला था प्रैक्टिस. जो टॉपिक अभी आपको इनमें जो भी लगा ना गाइज ये मुझे नहीं आता, उसे नोट डाउन कर लो, उसे बाद में प्रिपेयर कर लेना. नीट की तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है. नहीं आता तो हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक तो मेरा फेवरेट है. मतलब एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेराइजेशन, absence of true coelom but presence of metamerism, presence of neither true coelom nor metamerism, presence of true coelom but absence of metamerism. बताओ जरा क्लू. मैं इस पे कोई क्लू नहीं देने वाली गाइस, नो क्लू. +16. अच्छा, किसी ने कमेंट किया +16. पता है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, काउंट करके चल रहे हैं. डाउट क्लियर्ड मैम, थैंक यू. ये क्या स्माइली भेज रहे हो गाइज. लेट मी जस्ट टेक वाटर. सॉरी फॉर बीइंग ऑन द कैमरा. आई एम जस्ट गोइंग अवे. सॉल्व करो जल्दी से. एक्सक्यूज मी. नॉट डन येट. इंग्लिश. Oh God, people who are crying for English, just answer the question. It's okay, I'm speaking in English. Just answer the question. अच्छा, सेकंड थर्ड में रेस चल रही है. ओके. अच्छा, फोर्थ भी बोल दिया किसी ने. Somebody told fourth as well. Speak English, ma'am, as it have pseudo-coelomates. Okay. It's okay, dear. I am speaking. Do not worry. Keep participating. Nice people, nice. I am also very happy that people are prepared and some people who are not able to reply, totally fine. Okay, शुरू करते हैं. तो शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले I'll give you clue. Ascaris lumbricoides, पेट में कीड़े हो जाते हैं. This is the one causing it. Ascaris lumbricoides, it belong to class Nematoda. Nematoda, this is also known as nematodes, also known as roundworms, also known as Nemathelminthes, also known as Escalminthes. जहाँ पे भी हेलमिंथ आ गया मतलब वर्म, हेलमिंथ, एस्केलमेंथिस, नेमेथेलमेंथिस. ओनली कैटेगरी विच आर सूडोसिलोमेट्स. अभी सूडोसिलोमेट वाली बात तो हो गई. मतलब सूडोसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम तो नहीं है. देख लो ऑप्शन क्या है इसका. प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नोर मेटामेराइजेशन. प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये नहीं है. एक सेकेंड ना, दिस इज आउट ऑफ ऑप्शन. एब्सेंस ऑफ ट्रू, प्रेजेंस ऑफ. अब हमारे 2 ऑप्शन बचे. हमारा ये तो पता चल गया कि सिलोम तो नहीं है, फॉल्स है. अब देखना है कि मेटामेराइजेशन है या नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी इमेज देखेंगे. अभी के लिए इमेज देखेंगे, पेपर में नहीं देखने को मिलेगा. देख लो इसे प्यार से. दिख रहा है सेगमेंट कहीं पे? अच्छा, फोटो क्लियर नहीं होगी, इट्स ओके, बाद में गूगल करके देख लेना. नहीं है इसमें कोई सेगमेंट. तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? Presence of neither true coelom nor metamerization. 3 option correct. Congratulations guys who is saying it's correct. Let's move to the next question. बढ़ते हैं आगे. Let me see the comments. ठीक है. अच्छा, so guys, the shorter and longer arm of submetacentric chromosome are referred to as S arm and L arm, and P arm and Q arm respectively, Q arm and P arm respectively, M arm and N arm respectively. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, बट एक्चुअली पेपर में आया है. एंड प्लीज़ देखो इसे प्यार से और आंसर करो.
Nice question, thank you. Time has already started. टिक टिक हो रही है यहाँ पे. एब्सेंट ही क्या रिप्लाई है? 20. ओ नाइस. क्या 20? हाउ आर यू? आई एम फाइन. यस यस प्लीज़. अच्छा, समबडी सेइंग थर्ड ऑप्शन. अच्छा, अदर पीपल. मैम ये एस आर्म और एल आर्म होता क्या होता है? हाँ, तो डू नॉट वरी, यू आंसर. आई एम गोना टीच दिस. व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन. सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो. लास्ट ऑप्शन इन 11th नाउ. ये कौन रो रहा है बार बार 11th नाउ के नाम पे? 11th ही तो पढ़ रहे हो, मतलब कौन से 6th 7th में हो? 11th ही ये सब. लाइफ आर्म्स मीन ऑन लेफ्ट आर्म मीन्स ऑन लेफ्ट साइड. मेटामेरिज्म मीन सेगमेंटेशन. गुड. 12th का है. अरे ठीक है गाइज, माई कंसर्न इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड ना. मतलब इट्स फॉर नीट, यू जस्ट सी हाउ इट हैपन्स. इट्स टोटली फाइन. 1 2 3 4 सेकेंड. चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देती हूँ. तुम्हारे क्लू की बारी आ गई है अब. कुछ दिमाग लोग हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है. जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमेयर पोजीशन, ये होता है ना क्रोमोसोम. ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स. बहुत ही वाहियात डायग्राम है, बट दैट्स टोटली फाइन. दिस इज सब मेटासेंट्रिक. ओके, सो बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमेयर पोजीशन. एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. ये है सब मेटासेंट्रिक, जहाँ पे एक आर्म छोटी होती है, एक बड़ी होती है. इनकी जो नोमेनक्लेचर होता है मॉर्फोलॉजिकली, हम जो करते हैं वो पी और क्यू आर्म से करते हैं. मतलब पी आर्म जो होती है दैट इज एक्चुअली पेटाइट. पेटाइट मीन्स शॉर्ट आर्म, एंड द क्यू आर्म दिस इज द लॉन्ग आर्म. मतलब P इज दिस वन एंड दिस इज Q. अब इन्होंने क्या बोला है कि शॉर्टर एंड लॉन्गर. तो शॉर्टर क्या है इसमें? P. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? P एंड Q. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. पीपल हु आर गेटिंग कंफ्यूज, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट नाउ. ये जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, इसको बोलते हैं हेटेरोब्रैकियल कंडीशन. हेटेरो एज एन डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट साइज का. अच्छा, लेट मी शो यू अ डायग्राम ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट अगैन. वेरी वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम. So these are 4 chromosome: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. तो ये सेंट्रोमेयर हो गया. इसके बेसिस पे ये पी आर्म है, पेटाइट, एंड दिस इज क्यू आर्म. देख रहे हो? एंड इस केस में क्या होता है, जो मेटासेंट्रिक होता है किसी को भी पी क्यू लिख सकते हैं, देर ऑलमोस्ट सेम. सो डजंट मैटर. सो मेनली इन्हीं के बारे में आएगा क्वेश्चन. सो आई थिंक यू जस्ट रिमेंबर इट नाउ. ओके मैम, हम लोग क्लास 10th में हैं. और गुड नाइट कह दिया. It's okay 10th में हो तो guys, if you are in class 10th and your focus is NEET exam, so this is something that you're watching will be very much helpful for you. So why not to see? मैम वो कुछ नहीं था, वो ऐसे लाम कुछ नहीं था. Nothing, that was out of the option. That is not considered. है ही नहीं वो मॉर्फोलॉजी में. Let's see the next question. Concanavalin A. मतलब ये सुनने में वो तो नहीं लगना एकदम क्या नया नाम सुन लिया. लेट मी टेल यू, 11th के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में दिस इज मेंशन. कॉनकैनावेलिन, इट्स अ बायोमॉलिक्यूल. लेट्स सी ऑप्शंस. एन एल्कलॉइड, एन एसेंशियल ऑयल, अ लेक्टिन, अ पिगमेंट. बट इट डू नॉट कंसीडर इट. जस्ट आंसर द क्वेश्चन गाइस. जिन लोगों ने ये समझ लिया ना कि इसके आगे गलती से आंसर लिखा और यही आंसर है, नहीं है. मैंने उसको वो क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन से बाहर कर दिया. बाकी 3 में से सेलेक्ट कर सकते हो. Concanavalin A. Okay, nice. It is in the table of NCERT. आय हाय, nice. कॉपी नहीं करना. Your time is about to end, guys. Answer the question.
Okay, time's up. So basically guys, इसका correct option है lectin. Let me tell you the story. Lectin, they are basically carbohydrate binding proteins. ये बहुत सारे एक्चुअली ना जो कॉनकैनावेलिन होता है दिस इज सिक्रेटेड फ्रॉम जैकबिंग, उसका साइंटिफिक नेम देखोगे तो दैट्स कॉनकैनवेलिया इटसेल्फ एंड वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टी. इवन रेबीज डिजीज़ जो होती है वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है. ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इवोक करता है. इफ़ यू नो दैट देयर आर लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन बॉडी, yes lymphocytes, B and T lymphocyte, ये T lymphocyte को इवोक कर सकता है. Concanavalin very important molecule, medicinally very important, chemically it is a lectin. Lectin that's a sugar binding protein, एक ऐसा प्रोटीन जो शुगर को रिकॉग्नाइज कर लेता है. हाउ? क्योंकि यू हैव हर्ड अबाउट अ थिंग इन इम्यून सिस्टम विच इज नोन एज रिसेप्टर. रिसेप्टर जो होते हैं रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं. तो एक ऐसा प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो किसी पैथोजन पे प्रेजेंट है ये कैसे भी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है. ठीक है गाइज, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये. आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू. कीप काउंटिंग योर मार्क्स. आई विल आस्क यू एट द एंड. लेट्स मूव फर्दर. लास्ट ईयर क्वेश्चन. यस, आगे बढ़ते हैं. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैं इससे पहले क्वेश्चन पढ़ूँ. लेट मी टेल यू गाइज सम टाइम व्हाट हैपन इन द पेपर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम वेयर यू डोंट नो द टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन. तो आपको वहाँ पे एक ऐसी लाइन, आई एम रिपीटिंग दिस बट आपको वहाँ पे एक ऐसी लाइन ढूंढनी होती है जिसके बारे में यू आर वेरी श्योर दैट ओके आई नो दिस वन. ऐसा ही इस क्वेश्चन में आपको कुछ मिलेगा. लेट्स सी इट. ओके, सो मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ये कॉलम मैचिंग वाले कभी कभी ईजी हो जाते हैं और कभी कभी ऊपर से निकल जाते हैं, बट यू हैव टू थिंक लॉजिकली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अच्छा, तो क्या मैच कर रहा है उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया नीचे. सो क्रिप्स ऑफ लेबरकुन किससे मैच करता है? ग्लिसन्स कैप्सूल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ब्रूनर्स ग्लैंड. अब आपको इसमें से मैच कॉलम करना है. अभी के लिए ना इसको नीचे वाले को भूल जाओ, इसको कभी भी नहीं पढ़ना आपने. सबसे पहले ऊपर वाले उस एक ऑप्शन को ढूंढना है जिसके बारे में आपको पता है. ठीक है, तो आई एम गिविंग टाइम टू एवरीवन, जस्ट सी द क्वेश्चन एंड आंसर इट. Somebody is commenting buffering. I suppose you are having some problem with internet connection. You can just refresh. Your time has already been started. It's okay. ऐसे क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या होता है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है. आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इसको देखना होता है. Nice, nice, nice try. I see it in the comments. अगर आपको लग रहा है मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं अभी पीछे हट जाती हूँ गाइस. जस्ट सॉल्व इट. अरे नाइस. ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग ऑफ लिवर, ब्रूनर्स एंड सब म्यूकोसा. पीपल आर सेइंग इट्स थर्ड. और एक, अच्छा 2 लोगों ने कमेंट किया. बाकी लोग व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? हाँ, नाइस. आई एम सो हैप्पी रियली. अगली बार आऊँगी तो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालूंगी. Who is commenting it like? Also represent in, अरे वाह वाह, very nice. Okay, so guys, I think maximum people have answered it, but some people, I think आपने जो ट्राई किया होगा, it's like आपको सबसे पहले as per I think islets of Langerhans याद होगा. That's what I think. So let's see what other options are, including this one as well. Let's have a discussion on this question. तो सबसे पहले क्रिप्स ऑफ लेबरकुन कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस? क्रिप्स ऑफ क्रिप्स का मतलब होता है इन्वेजिनेशन. कुछ बुक्स में आप गूगल भी कर लो, कुछ बुक्स में इसको ना एज अ ग्लैंड लिख देते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट द ग्लैंड. क्रिप्स का मतलब होता है इन्वेजिनेशन. तो इट यूज टू बी प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में विलाई के नीचे ऐसे इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होता है. वहाँ पे जो एक्चुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज पेनिथ ग्लैंड, पेनिथ. तो वो सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूसेस. तो क्रिप्स ऑफ लैंगरहैंस, सॉरी क्रिप्स ऑफ लेबरकुन वहाँ पे प्रेजेंट होता है इनटू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद ग्लिसन्स कैप्सूल, somebody commented it on the chat also, yeah that very correct. ग्लिसन्स कैप्सूल बहुत ही कनेक्टिव नेचर के होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिवर को कवर करते हैं. वेरी नाइस. सो या
उसके बाद है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट. अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स जो भी हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती है पेनक्रियाज में, दैट इज सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन पार्ट. करेक्ट. लास्ट बचा ब्रूनर्स ग्लैंड. ब्रूनर्स ग्लैंड स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में प्रेजेंट होता है. इट यूज टू बी सब म्यूकोसल इन रीजन. क्या होता है कि जो स्टमक से फूड आ रहा है दैट्स वेरी एसिडिक, अब उसका पीएच मेंटेन करना है. और जो ड्यूडेनम, क्योंकि दैट्स मीटिंग ड्यूडेनम पार्ट, और वहाँ के जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पे एकदम से लो पीएच का कुछ आएगा तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है. तो दिस सब म्यूकोसा ब्रूनर्स ग्लैंड, इट यूज टू सिक्रीट म्यूकस which is having bicarbonate ions also mixed in it that maintains the pH. So yeah, now you see the correct option. Yes, correct one, third one. ठीक है गाइस. अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसका ना एक डायग्राम भी ऐड कर दिया है. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एक सेकंड ना. सो लेट्स सी द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड. सो इस डायग्राम में क्या दिखाया इन्होंने, ये दिखाया माइक्रोविलस, और यहाँ पे ही इन्वेजिनेशन है जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये क्रिप्स ऑफ लेम्बरकुन हो गया. क्रिप्स ऑफ लेम्बरकुन ये हो गया इन्वेजिनेशन. पेनिट सेल प्रेजेंट है विच विल बी सिक्रीटिंग. तो और उसके साथ ये ड्यूडेनम का रीजन दिखाया. बेसिकली इन्होंने ब्रूनर्स ग्लैंड भी दिखा दिया विच इज द इंटेस्टाइनल जूसेस. ठीक है. एनीवेज ब्रूनर्स हमें पता है ये म्यूकोसी ग्लैंड भी है. सो गाइस, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Very nice, very good. Let's move to the next question. हमारा next question आ गया. Keel is the characteristic feature of flower of tulip, indigofera, aloe and tomato. हाँ जी, दसो. अच्छा, ये आंसर करना भी शुरू कर दिया लोगों ने. मैंने तो टाइम ही स्टार्ट नहीं बोला और फर्स्ट ऑप्शन दे दिया. ठीक है. डिफरेंट सेल सीक्रेट हार्मोन. अदर पीपल ट्यूलिप. अच्छा, कील से एक चीज़ याद दिला दूँ. कील बहुत सारे टाइप का है. कील हमने उसमें भी पढ़ा जूलॉजी में, याद है. बर्ड्स के स्केलेटल में, एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम के एवीज कैटेगरी में, बर्ड्स में वो ब्रेस्ट बोन जो होती है उससे कनेक्टेड होता है कील. बट यहाँ पे फ्लावर के बारे में पूछा है. फ्लावर में भी कुछ होता है. जस्ट रिमेंबर. हाँ, बताऊंगी मैं व्हाट इज कील. कुछ लोग सीधा तुक्का मारते हैं. तुक्का इज यू नो जस्ट. अच्छा, तुक्के से याद आया, अभी से जो अगला वेबिनार होने वाला है 9:30 पे, दैट इज ईशान सर. मैं उनकी फ़ोटो भी दिखा दूंगी बाद में. तो ईशान सर इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि पेपर में वो अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना है आपको, वो तुक्का नहीं मारना, कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है. चाहे वो बायो का है, चाहे IIT JEE का है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना 9:30 पे. ठीक है. हाँ जी, आंसर बताओ. किसी ने तो बोला है सही. मैं कमेंट बताऊंगी नहीं कि क्या बोला है, बट कुछ तो बोला है सही. Somebody is asking a doubt here. Could you please post it on the Insta Solve? I'm just taking certain MCQs. Do not worry, everything will be answered. Because of अरे wow, nice, nice. मैम बफरिंग हो रहा है. बच्चा आपका इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, तो उसके लिए आई सजेस्ट if you have another option to check for the internet, you can just connect or you can just try refreshing. And do not worry, वीडियो बाद में भी देख सकते हैं. जल्दी बताओ. मेरे पास मतलब कुछ 5-6 लोगों ने रिप्लाई किया है, तो आई वॉन्ट everyone to answer. मैम will we have session at 7? 9:30 पे है इंस्टा सॉल्व वाला. हाँ, बाकी क्लासेस वाला I'm gonna take classes. अभी के लिए I'm having this. हाँ, तो कील इज द क्या. चलो अब बता ही देती हूँ मैं. ट्यूलिप, एलो, टोमेटो, इंडिगोफेरा होता क्या है, वो नहीं होता वो नीम, क्या बोलते हैं, नीम कह रहे हो, नील एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे. ये जो है ना इंडिगोफेरा जो है, चलो ठीक है, इंडिगोफेरा फेबेसी पी फैमिली जो होती है उसको बिलोंग करता है. एलो टोमेटो सोलनेसी को बिलोंग करते हैं, और जो ट्यूलिप है वो लिलिएसी को बिलोंग करता है. रिमेंबर. चलो अब आपको एक और चीज़ याद दिलाती हूँ. कैलिक्स, कोरोला, द सेकेंड फ्लोरल पार्ट, कोरोला. हमने कोरोला की मॉडिफिकेशन पढ़ी. हमने कोरोला में ये भी पढ़ा कि दैट दे आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ द पोली पेटल्स, पेटल्स होते हैं ना. वन इज़ द गैमो पेटल्स. पोली मतलब जहाँ पे द पेटल्स आर फ्री. गैमो पेटल्स मतलब जहाँ पे पेटल्स आर फ्यूज्ड. तो गैमो पेटल्स में वन ऑफ द टाइप था
जो था पेपिलियोनेशियस। कुछ अभी किसी ने यहाँ पे कमेंट किया, करेक्ट किया, ये पेपिलियोनेशियस में कील पढ़ते थे हम, याद हो तो। पेपिलियोनेशियस जो होता है ये जाइगोमॉर्फिक जो प्लांट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक मतलब जो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल वाले प्लांट होते हैं उनमें करता है। अब आपको क्या देखना है, आपके लिए क्लू क्या है, इसमें से कौन सा प्लांट है जो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है और कौन सा प्लांट है जो पेपिलियोनेशियस कैटेगरी को बिलोंग करता है। मैंने आपको क्लू पहले ही दे दिया है, दे चुकी हूँ मैंने जो बोला ना उसको, वर्ड्स को याद करो, आपको आंसर मिलेगा। या मैम बर्ड्स का स्टर्नम होता है, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो आप। बट अभी हम प्लांट की बात करें, इसमें भी होती है एक चीज़। मतलब मैंने आपको इतने सारे क्लू दे दिए, फिर भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 1। पता नहीं कौन सा बच्चा है जो 1 पे अटका है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, नहीं है ये। ठीक है, आप बताओ आंसर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, आ रहा है, चिंता मत करो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, फिर बताती हूँ मतलब मैं इस शीट पे फिर से आऊँगी। कुछ याद नहीं है तो इतना ही याद कर लो, कभी देखा है ये फ्लावर? दिस फ्लावर इज इंडिगो फेरा, इसका आंसर भी इंडिगो फेरा है। इंडिगो फेरा का फ्लावर ऐसा होता है, अगर हम देखें तो इसमें ये कंडीशन होती है। पेपिलियोनेशियस में क्या होता है, कंडीशन इज लाइक देयर इज अ सेंट्रल फ्लावर, हाँ, that sometime appear like a heart shape and then it has further part and then it has further here also certain part, और ये नीचे वाला होता है it's like fused part, ये वाला होता है जो ऊपर वाला होता है इसे बुलाते हैं वैक्सिलम। वैक्सिलम also known as the standard. This is wing, and the third one, this is the keel, which is actually the fused part. तो फ्यूज चलो स्टेमन है, तो इसमें विंग दिखाया है, इसके अंदर वाले रीजन में ना फ्यूज पार्ट, दैट इज कील। इंडिगो फेरा में होता है ऐसा, ट्यूलिप में नहीं होता। ट्यूलिप का देखा होगा, एलोवेरा का कौन सा फ्लावर देखा आपने, टोमेटो का कौन सा देखा है, वहीं से। और फेबेसी याद करते, पेपिलियोनेशियस जो है वो पी फैमिली में होता है, फेबेसी में, उसको याद करते ही देखो, वो हमेशा ऐसे प्लांट में होता है जहाँ पे 5 पेटल्स होते हैं। जस्ट रिमेंबर द 5, दिस इज द 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव। Let's move to the next question now. So guys, next question is, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly present. इन्होंने क्लू तो पहले ही दे दिया, क्या क्लू दिया, पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। किन किन में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है? बाइल डक्ट, ब्रोंक्यूल्स, फेलोपियन ट्यूब, पेनक्रियाटिक, यूस्टेशियन ट्यूब, सैलिवरी डक्ट, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। देखो गाइस, बस ये देखो कहाँ पे क्या मूव कर रहा है। 1 minute स्टार्टेड ऑलरेडी। एक्सक्यूज मी अगेन। इन फेलोपियन ट्यूब और मूवमेंट ऑफ एग, सॉरी 4, अच्छा 4. Any other guys, any other people who want to answer? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम प्रिटी श्योर कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, दैट दिस इज समथिंग, नीट पेपर इज समथिंग जिससे बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लगेगा, जस्ट दैट यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड। किसी का रह गया हो तो आंसर करो जल्दी से, टाइम अप होने वाला है। मैं टाइमर लगा के खड़ी हूँ गाइस। इजी क्वेश्चन था मैम, अरे वाह। हाँ, तो बाइल डक्ट, अच्छा इजी क्वेश्चन था, ये बता दूं गाइस, जो बाइल डक्ट होता है उसमें क्यूबॉइडल और कॉलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ब्रोंक्यूल्स में होल्ड पे डाल देते हैं, ब्रोंक्यूल्स में एक्चुअल में होता है ऐसे, होल्ड पे क्या डालते हैं बता देती हूँ, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, बिकॉज व्हेन वी ब्रीथ इट एंट्रैप एनी डस्ट पार्टिकल्स, सो या म्यूकस इज ऑल्सो देयर। सो फेलोपियन ट्यूब, यस, फेलोपियन ट्यूब जो है ऑब्वियसली दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द जाइगोट, मूवमेंट ऑफ द गमीट्स, सो या। एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट में क्या होता है गाइस, डक्ट इसको, अच्छा पेनक्रियाटिक डक्ट को ना डक्ट ऑफ वर्सिंग भी बुलाते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ WIRSUNG, ठीक है।
सो पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज हैविंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जस्ट रिमेंबर. उसके बाद आता है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब में सबसे पहली बात एपिथेलियम नहीं होता है, दिस इज कनेक्टिव इन नेचर, कार्टिलेज होते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी ट्यूब. ठीक है. उसके बाद ऑप्शन है सेलिवरी डक्ट. सेलिवरी डक्ट में भी हमारे ये क्यूबॉइडल टिश्यूज आते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं. बचा हमारे ये दो ऑप्शन जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हाँ दे हैव सिलिएटेड एपिथेलियम. सो आई गेस congratulations guys, fourth is the correct option. Now let's move to the next question. Read the following 5 statement. अभी इसको भूल जाओ, हम बाद में देखेंगे, उसको नहीं पढ़ना अभी. हमने क्या करना है, ये पांचों स्टेटमेंट को देखना है. सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे दे रखी होती हैं कि 5 स्टेटमेंट दे दी, समझ नहीं आ रहा, अरे ये भी करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है. इट्स जस्ट दैट अगेन यू हैव टू अनफोल्ड द थिंग्स, यू हैव टू अनफोल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. दे आर एक्चुअली वेरी ईजी, रीड देम केयरफुली बट डू नॉट गिव मच टाइम फॉर दैट. अगेन प्रैक्टिस. चलो पढ़ते हैं अब. Mosses and lichens, they are the first organism to colonize a bare rock. Selaginella is a homosporous pteridophyte. Coralloid roots in cycas have VAM. Male plant body in bryophyte is gametophytic, whereas in pteridophytes it's sporophytic. In gymnosperm, male and female gametophytes are present within sporangia located in sporophyte. Now concentrate. Botany नहीं आता. बॉटनी मांगता है प्रैक्टिस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड जस्ट गो इन टू द गार्डन एंड ऑब्जर्व इट. बॉटनी ये भी मांगता है. और अभी ये डर्मेटोजन कौन कमेंट करे भाई? जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी कमेंट गाइस. एक्चुअली आई एम नॉट स्पीकिंग नाउ. आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो गाइस. किसी अच्छा ओके. व्हाट अबाउट अदर पीपल? आई थिंक पूरे प्रीवियस ईयर के सब सैम्पल प्रैक्टिस किए हैं लोगों ने. चलो अगली बार मैं प्रीवियस ईयर के नहीं उठाऊंगी, अगली बार मैं उठाऊंगी कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चन, नोवेल एकदम, जो ना सुने ना देखे होंगे. ठीक है. हाँ थोड़े किए हैं. ओके ओके. अदर पीपल? चलो गाइस, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रैक्टिस, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है. अच्छा, सो द फर्स्ट इज मोसेस एंड लिचन, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. येस दे आर. गाइस व्हाट वी हैव, सो गाइज व्हाट वी हैव लर्न इज, येस हमने वो प्लांट सक्सेशन वाला टॉपिक जो पढ़ा है, कॉलेज में भी है, आपके लोअर ग्रेड्स में भी है. सो दैट्स एक्चुअली अ करेक्ट रूट स्टेटमेंट. उसके बाद है सिलेजिनेला. सिलेजिनेला दिस इज अ होमोस्पोरस. सिलेजिनेला जो है दैट बिलोंग्स टू, इट्स अ क्लब मोस, दैट बिलोंग्स टू सिलेजिनेलेसी कैटेगरी एंड दिस इज द ओनली कैटेगरी जहाँ पे दिस इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म आई विल से. एंड इट हैज मेल एंड फीमेल गैमीट्स. सो मेल फीमेल बोल दिया तो वहीं पे क्लियर हो गया कि दैट्स हाइड्रोस्पोरस, होमो तो नहीं है. सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. उसके बाद कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस हैव VAM. VAM क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ माइकोरेजी. फुल फॉर्म क्या है? वेसिक्यूलर, यहाँ पे लिख रही हूँ गाइज मैं, वेसिक्यूलर आर्बिस्क्यूलर माइकोरेजी. गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो VAM होता है इट यूज टू बी देयर इन एंजियोस्पर्म्स. ओके. अब ये क्या है? क्या है ये? एंजियोस्पर्म तो नहीं है. इट यूज टू बी देयर इन वैस्कुलर एंजियोस्पर्म्स. तो VAM तो इसके अंदर नहीं है. हमारे जो साइकिड कैटेगरी है इसके अंदर क्या होता है? कोरोलॉइड रूट्स होती हैं और इसके अंदर जो ये साइकिस कैटेगरी है, इसके अंदर जो रूट्स होती हैं उसके अंदर होता है ब्लू ग्रीन एल्गे. क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे. दैट इज एनाबीना साइकेडी. नेम इज एनाबीना. अगेन सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, आई गेस आई मेड वन. साइकेडी, AE, सॉरी इट्स EAE.
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट्स द थिंग। अच्छा, सो इसके साथ हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफिटिक एंड वेयर एज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक। गाइस, जो लाइफ साइकिल होती है इट यूज टू बी ऑफ टू टाइप। गेमेटोफिटिक मतलब जो कि है हेप्लोइड, n हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पोरोफिटिक इज डिप्लोइड, जहां स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, दैट इज डिप्लोइड। एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया। ये तो मैंने अभी पिछली बात में बोला, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके साथ हमें पता चल गया हमारा ADE करेक्ट है, तो ये थर्ड ऑप्शन। बहुत लोगों ने आंसर किया था, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन और गाइस, डू नॉट वरी। नेक्स्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा नहीं रह गए हमारे क्वेश्चन। तो AGGTATCGCAT is a sequence from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed messenger RNA? बताओ भाई जल्दी से, एकदम जहर पढ़ाया है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, तुम्हारे ऊपर आ रहा है परफॉर्मेंस प्रेशर, और उस वजह से तुम गलत आंसर कर रहे हो। ध्यान से देखो क्या आंसर कर रहे हो। मैम यू ऑसम, थैंक यू। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जब मैंने क्वेश्चन डाला था तो मुझे लगा था ये सबसे ईजी है, इसका तो सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा। लग गया भाई टाइम। अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आपको एक चीज़ समझाती हूँ, उससे ढूंढना आंसर, ठीक है। जो डीएनए होता है ना, हम सेंट्रल डोगमा पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे कि डीएनए जो होता है दैट फॉर्म्स आरएनए, टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट फॉर्म मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब कहानी ये है कि डीएनए के होते हैं डबल स्ट्रैंड, उससे बनता है मैसेंजर आरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए बनने के लिए तो इसको एक स्ट्रैंड चाहिए ना जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, है ना। तो इसकी जो दो स्ट्रैंड होती हैं, वी नेम इट एज सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, सॉरी दैट्स एंटी सेंस स्ट्रैंड। जो सेंस स्ट्रैंड होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग सीक्वेंस, और जो एंटी सेंस होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट सीक्वेंस। तो जो टेम्पलेट सीक्वेंस है ये उसका कॉपी बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, नॉट कॉपी, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। कुछ चीजें समझ आई तो आप आंसर करो। चलो गाइस, टाइम्स अप एंड आई एम टीचिंग यू दिस। देखो सबसे पहले जो कोडिंग वर्ड है इट्स मिसनोमर, ऑक्सीमोरोन टाइप का कोडिंग वर्ड एक यूज किया। सेंस स्ट्रैंड भी ऐसा है, मिसनोमर। तो क्या होता है सेंस एंड एंटी सेंस? सेंस स्ट्रैंड होता है जिसकी सीक्वेंस सेम होती है मैसेंजर आरएनए से। एंटी सेंस होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस टेम्पलेट होता है इसी की वो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे डीएनए में ए से टी बॉन्ड बनाता है, इसमें ए से यू बनाएगा, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब इन्होंने बोला कि इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग, मतलब सेम स्ट्रैंड होगा, कोडिंग मतलब सेंस, वो सेम स्ट्रैंड होने वाला है। तो इसका क्या बनेगा ट्रांसक्राइब में? ऑब्वियसली सेम होगा ना, सेंस और कोडिंग सेम होता है। एंटी सेंस कुछ और बोला होता तो होता ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि ओनली टी इज रिप्लेस बाय यू, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर ना? प्लीज कमेंट गाइस, क्लियर? अच्छा, सम पीपल हैव आंसर्ड नाउ, गुड। आई थिंक पीपल आर ट्राइंग टू आंसर नाउ, गुड गुड गुड। Thank you for the big compliment guys, thank you so much. I am reading your compliments. Let's move to the next question now. जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हमारे, 2-3 ही रह गए हैं। अच्छा, in which of the following an anticodon occur? पढ़ लो ऑप्शन, I don't have to speak, answer it. What is your name? अंजलि आहूजा is my name. जल्दी से आंसर करो, मार्क्स बताने हैं मुझे लास्ट में, तुमने जल्दी कैलकुलेट करते जाओ कितने करेक्ट हुए अब तक। अच्छा, मतलब अब कोडोन एंटी कोडोन समझ गए हो तुम लाइफ में। चलो अब इसका आंसर भी सोचते रहो, तब तक एक चीज़ बताती हूँ। जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना,
ऐसे लूप बने होते हैं, और जो ये लूप होता है, नहीं बताती क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए के पास जाता है। ऊपर वाला ट्रांसफर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए। क्योंकि जब प्रोटीन बनना होता है तो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। अकेले अकेले एक एक चीज़ करते हैं। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का। तो देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड का मैसेज लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को लेके आएगा, ट्रांसफर, तो इसके ऊपर यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो बस मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है, ये ट्रांसफर लेके आ रहा है, ये रीड करेगा इसके ऊपर, ये इसको रीड करेगा कि कौन सा चाहिए इसको अमाइनो एसिड, और फिर वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर वो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अब शॉर्ट में क्रक्स में मैं आपको ये बता दूं, previous question explain, you can watch the video again and you can go back, you can take a screenshot and you later on, so you will be understanding it, okay? And then if you find any doubt, please post it on InstaSolve. अच्छा, so guys, now let me tell you, इसके ऊपर present होता है कोडोन। नहीं, मैं नहीं बता रही, जल्दी बताओ आंसर। चलो बता ही देती हूँ। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कोडोन और इसके ऊपर होता है एंटीकोडोन। आपको कोडोन एंटीकोडोन एक बार रिमाइंड करा देती हूँ मैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए यूज्ड टू बी फॉर्म इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ए यू सी जी टी ए ब्ला ब्ला ब्ला। सो उसमें ट्रिपलेट वाला कोडोन होता है। एक ट्रिपलेट को पता होता है कि कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा। सपोज यहाँ पे कोडोन प्रेजेंट है, नीचे मैसेंजर आरएनए पे बता रही हूँ मैं आपको, ए यू सी, तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा? यू जी सी, ये होगा ना। तो मतलब जैसे ही इसके ऊपर यूजीसी मैच करेगा वहीं पे रुक जाएगा और वो अमाइनो एसिड राइबोसोमल आरएनए पे आ जाएगा। सो दैट्स लाइक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है गाइस, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, so let me tell you, this is the second last question. अच्छा, so hemoglobin has primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. Ma'am, this is thank you so much for the compliment. किसी ने बोला फोर्थ, किसी ने बोला फर्स्ट। जल्दी से आंसर करो guys. People who are just thinking about it, do not worry. I'm not judging anyone, not everyone. I'm not judging anyone. It's not my duty. I'm a teacher. I'm just telling you where you are mistaken. So totally fine. एक टीचर का काम जज करना नहीं होता, सिर्फ उसको देखना होता है स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर डाउट हो रहा है, हेजिटेट हो रहा है, इट्स ओके, जस्ट कमेंट। हाँ, नाइस। अच्छा, सो इसका करेक्ट आंसर है क्वाटनरी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बता दिया, आई अग्री। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्वाटनरी कैसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन, इट इज़ अ प्रोटीन। हमने पढ़ा है प्रोटीन की 4 सीक्वेंस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। हीमोग्लोबिन एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सो गाइस, दिस इज द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटनरी में क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर बार बार कॉइल करता है। एक टर्शरी स्ट्रक्चर, दूसरा टर्शरी, तीसरा टर्शरी, ऐसे। तो इसमें ये 3 टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ चेन। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। तो अल्फा चेन, बीटा चेन कैसी? पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की बनी हुई। जो अल्फा चेन है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन है, जिसमें 141 अमाइनो एसिड होते हैं दोनों के अंदर। अच्छा, जो बीटा चेन है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये सब मिलके बनाते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में देखते हो बीच में लिख देते हैं हीम। ये हीम क्या होता है? ये हीम Fe नहीं होता, आयरन नहीं होता, इट्स अ आयरन कॉम्प्लेक्स। आयरन कॉम्प्लेक्स होता है जो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। आयरन इट यूज टू बी प्रेजेंट एज एन हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म। हेट्रोसाइक्लिक में कैसे होता है कि आयरन के चारों तरफ कुछ प्रेजेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ समझ लो गाइस, इसका जो आयरन होता है वो फेरस स्टेट में होता है, Fe2 पॉजिटिव। अब इसमें ये हेट्रोसाइक्लिक चेन कैसे प्रेजेंट होती है? इसे बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। अब ये पोरफायरिन क्या होता है? कुछ तो नई चीज़ें सीखो ना आज। पोरफायरिन रिंग होता है जिसमें 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं। 1 पायरोल, 2 पायरोल, 3, 4 बार, और सेंटर में फिर कोई एलिमेंट। आपको पता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, वो भी पोरफायरिन होता है। अब पायरोल क्या होता है? एक पायरोल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे,
यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ प्रॉबेबली हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर लाइन में 1 2 3 4 मिल के बनाते हैं। अब देख रहे हो स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ये है पोरफायरिन जहाँ पे 4 पायरोल प्रेजेंट है और सेंटर में है फी, तो उसको टुगेदर बोलते हैं हीम ग्रुप विच इज हेट्रोसाइक्लिक, different cycles, so heterocyclic. So guys, this is structure of hemoglobin. I hope you understand it now. hemoglobin का function होता है बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. Now guys, I think आप अपने आंसर्स काउंट कर रहे हो. अच्छा, मैं बोल के थोड़ा सा थक गई हूँ, अभी थोड़ा सा पानी लूँगी, उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ. ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन. कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय थायराइड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल मेडुला एंड एएनबी. गाइस आंसर. मैम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है? हाँ जी, मैग्नीशियम होता है. द कमेंट इज, हाँ ओके, इग्नोर. हाँ भी आंसर करो. ये बीबी कमेंट कर रहा है, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस. कमेंट है फनी, दिल कर रहा है पढ़ लूँ. मिर्ज़ापुर में भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज बायो का सेशन में लगा. बस गाइस, दिल खुश करता. पढ़ भी लेना अब, ठीक है, उस हिसाब से. गाइस जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, काउंट करने हैं मार्क्स. आपने मुझे मार्क्स बताने हैं. चलो, अब इसका आंसर से पहले मैं आपको थोड़े से क्लू बता देती हूँ. ये क्वेश्चन देखते कैल्शियम आते ही ना सबसे पहले सबको पैराथॉर्मोन याद आता है. पैराथॉर्मोन दिस इज रिलीज्ड बाय पैराथायरॉइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच लिखते हैं, पैराथॉर्मोन. बेसिकली पैराथॉर्मोन क्या करता है गाइस, यही याद आ रहा है ना कैल्शियम का. पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. सिर्फ कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम को भी. अच्छा, सो इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल. तो अभी हम यहाँ कैल्शियम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे फॉस्फोरस पे भी कर लेते हैं कि साथ में ये फॉस्फोरस को ना कम करता है. कैल्शियम इसको तो करता है और फॉस्फोरस को कम करता है, ठीक है. बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. थिंक अबाउट इट नाउ. हो गया? चलो ठीक है गाइस. नाउ सम पीपल आर सेइंग इट करेक्ट. हाँ, तो अब थायराइड से आपको एक और हार्मोन याद आएगा, कैल्सीटोनिन. दैट इज ऑल्सो नोन एज थायरोकैल्सीटोनिन. ये थोड़ा सा ऑपोजिट काम करता है गाइस. जो कैल्सीटोनिन होता है ये कैल्शियम लेवल को कम करता है. इट रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल और उस पर ऑपोजिट इफेक्ट करता है. सो बोथ ऑफ देम मेंटेन कैल्शियम लेवल, बोथ ऑफ देम. बहुत जगह बुक्स में नहीं भी लिखा होता है, प्लीज रिमेंबर इट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये. अब ये वर्क कैसे करता है, लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, तब तक मैं आपको ये समझाती हूँ वर्क कैसे करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले गाइस, जो इन्होंने पैराथॉर्मोन से कहा है कि सबसे पहले जैसे ही बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होने लगेगा तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा. तो ये पैराथॉर्मोन कैसे करेगा, सबसे पहले ये सिग्नल देगा पैराथॉर्मोन किसको, किडनी को. तो किडनी कैल्शियम सिक्रीट करेगी, मतलब कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी. और साथ में व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग विटामिन डी. विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. तो ये बस. और बोन पे भी ये इफेक्ट करता है कि बोन में से कैल्शियम डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लड में आना शुरू हो जाता है. सो दैट इज द फंक्शन दैट इज डन बाय पीटीएच, ठीक है. अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, थायराइड. हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. सो थायराइड इसका ऑपोजिट करता है. जैसे इसमें कैल्सीटोनिन जो रिलीज होगा, ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, इनहिबिट करता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को, जिससे कैल्शियम जो है उसका लेवल कम होता है. और ये प्रमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, की ब्लड में जितना कैल्शियम है वो बोन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. And it also inhibits calcium absorption by the intestine also, and that's how it lowers calcium level in the blood. ठीक है guys, so with this we are done with today's
some discussion over the MCQs. So अब मुझे फटाफट से अपने मार्क्स बता दो बस चैट में. उससे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर दूं, ईशान सर आने वाले हैं 9:30 पे, तो कनेक्टेड रहना गाइस, क्योंकि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. वही मैं रिपीट कर रही हूँ, वो तुक्का नहीं लगाना है, काउंट करके कुछ गाना गा के कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं. नाम IIT JEE का दिख रहा होगा, बट एक्चुअली दैट्स फॉर एवरीवन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अटेंड करना. चलो लेट मी सी योर मार्क्स. 52 आउट ऑफ 60. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रैंकिंग बढ़ गई है, बता रही हूँ मैं आपको. टेल मी योर मार्क्स गाइज. व्हाट इज़ योर नेम मैम? माई नेम इज़ अंजलि आहूजा. कतई खतरनाक, मेरे 300 आ रहे हैं. मैं तो खतरनाक हूँ, तुम्हारी काउंटिंग गलत होगी है भाई, जल्दी से करो. 50 नाइस. 60 ओके. अदर पीपल टेल मी, जल्दी जल्दी जल्दी. आउट ऑफ, चाहे 15 में से कैलकुलेट करो, चाहे 60 में से, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे समझ आ जाएगा. जल्दी बताओ. 52, 55. मैम यू सुनाई कीप टेकिंग सच क्लास. थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट. आई विल. Please tell me your marks guys. Then I have to say bye to you and I have to go and prepare my next topic. 50. अच्छा एक बच्चन लिखा 50 और ब्रैकेट में 11th स्टैंडर्ड भी. बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के. मतलब कुछ लोग तो ऐसे मार्क्स लिख रहे हैं चैट, तब ऊपर तो रिप्लाई गलत कर रहे थे, नीचे तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा कैसे हो गए. इट्स ओके, तुम मुझे नहीं बता रही, लेकिन खुद को तो तुम्हें पता है ना कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो अपने रख के तुम्हें पता है वेयर यू आर परफॉर्मिंग, और अपने आप से कंपटीशन करना है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन दूसरे से नहीं है, खुद से है. तुम आज कैसा परफॉर्म करे और प्रैक्टिस के बाद कल कैसा करोगे, दैट मैटर्स. कितने मार्क्स बढ़े, कितनी रैंकिंग बढ़ी. ठीक है, चलो ठीक है गाइस, अभी भी मैं इसके कमेंट पढ़ती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड गुड लक टू यू. दिखाई देती हूँ, मैंने थोड़ी सी फनी पिक्चर डाली है. यू गॉट दिस, गुड लक. सो गुड लक टू यू गाइज फॉर योर नीट एग्जाम. किसी ने अभी नीचे कमेंट किया था 4 देंगे, तो बस 4 देना. मतलब कैलकुलेट करूँ तो आज 14 नवंबर है, तुम्हारे पास हार्डली 5.5 महीने रह गए हैं प्रिपेयर करने के लिए. चलो ठीक है, कैसे 5.5 महीने में प्रिपेयर करना है उस पर भी हम टॉपिक बनाएंगे एंड आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट टीचर आएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करो और देखना. तभी के लिए बाय, टेक केयर, सायोनारा, नमस्ते.